वंदे मातरम। जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक चौधरी। प्यारे साथियों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएफ वैकेंसी को लेकर के। प्यारे साथियों, पिछले कई दिनों से आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल के फॉर्म बहुत तेजी से भरे जा रहे हैं, क्योंकि वैकेंसी आए भी काफी समय हो गया। दोस्तों, इस बीच फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट भी 14 तारीख है। अभी 4 दिन बचे हुए हैं। आप में से कोई भी छात्र ऐसा है जिसने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, प्यारे साथियों, तो आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि हम 100% सिलेक्शन कैसे लें आरपीएफ एसआई में, आरपीएफ कांस्टेबल में। अब ये विषय बड़ा गंभीर है। केवल ये डिसाइड कर पाना कि हमारा सिलेक्शन हो जाए और हमको सिलेक्शन लेना ही है, इन दोनों में बड़ा अंतर है। ऐसा हर बच्चा चाहता है कि मेरा भी सिलेक्शन हो जाए। लगभग आपके 60-70 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। 60-70 लाख में से 60-70 लाख स्टूडेंट ही ये चाहते हैं कि बस मेरा सिलेक्शन हो जाए। लेकिन कितने छात्र ऐसे हैं जो सिलेक्शन लेंगे? वो केवल छात्र होंगे जितनी वैकेंसीज हैं। तो इस विषय पर हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग पढ़ाई करें, कितनी देर पढ़ाई करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। इस विषय में हम लोग बात करेंगे। बस छोटे छोटा मोटा मोटी आप चीजों को समझ लो पहले। जैसे अगर प्यारे साथियों मैं बात करूं आरपीएफ वैकेंसी को लेकर के, तो आप लोग जानते हैं कि कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल की 4208 वैकेंसीज हैं, जिनकी अगर योग्यता की बात करूं तो 10th पास। ऐसी कोई भी कांस्टेबल की वैकेंसी नहीं होती है जिसमें कम से कम 12th पास ना हो। यह बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि केवल आपको 10th पास से ही ये वैकेंसी मिल रही है या ये नौकरी आपको मिल रही है। तो भाई साहब, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग तैयारी में लग जाइए। अगर आपको सब इंस्पेक्टर बनना है, एसआई बनना है, तो भी आपके लिए सुनहरा मौका है। 452 पद आपके लिए निकले हैं जिनमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए। किसी भी संस्था यानी किसी भी यूनिवर्सिटी से जो इंडिया में है, आप बीए, बीएससी, कोई भी ग्रेजुएशन लेवल है आपके पास, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 14 तारीख लास्ट डेट है, अभी 4 दिन है। आप लोग बिना देर किए हुए फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे देखो लास्ट डेट लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज को बड़े स्पेसिफिक वे में समझेंगे हम लोग, बहुत आसानी से समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आपके टोटली स्टेज हैं वो 4 स्टेज हैं। एक एग्जाम एक होगा, बहुत सारे एग्जाम नहीं है, केवल एक एग्जाम है। ठीक है। अब देखो एग्जाम किस तरीके से है आप समझना। स्टेज 1 में सबसे पहले, यानी सबसे पहले जो होगा वो आपका एग्जाम ही होगा। यहां कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी सीबीटी, यानी आपका जो टेस्ट होगा वो ऑनलाइन होगा कंप्यूटर के माध्यम से। ठीक है। जिसमें टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 120 क्वेश्चन होंगे। अगर आपको ये क्लियर नहीं भी दिख रहा हो, वैसे तो अगर 360 में ना दिखे तो 480 कर लेना। अगर फिर भी इशू हो तो मैं बोलता जा रहा हूं साथ के साथ, आप केवल कान खोल के बैठे। ठीक है। तो यहां पर दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 होंगे, यानी 120 टोटल क्वेश्चन होंगे। एग्जाम की ड्यूरेशन जो होगी वो 90 मिनट होगी, यानी टोटल आपको इन 120 क्वेश्चनों को करने के लिए 90 मिनट का समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग जो होगी 1/3 की होगी, यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके अलावा प्यारे साथियों, ये स्टेज 1 का पूरा डेटा है। देन आपका होगा, जैसे ही आप स्टेज 1 को क्रॉस करेंगे तो आपके पास आएगी स्टेज 2। और स्टेज 2 क्या है दोस्तों? फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, यानी पीएमटी इसको बोलते हैं हम लोग, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। इसके अंदर आपकी हाइट, कितनी हाइट है, चेस्ट कितनी है, या जो भी चीजें होती हैं वो आप लोगों की यहां पर होंगे। अब जैसे ही प्यारे साथियों सीबीटी क्वालिफाई के बाद में पीएमटी क्वालिफाई करेगा, तो अब आएगी स्टेज 3, जिसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पैट होगा आपका, पीईटी इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है प्यारे साथियों, जो आपकी रनिंग होती है, लॉन्ग जंप है, हाइट जंप है, हाइट जंप मतलब हाई जंप है, ये सारी की सारी जंप होती है, जिसको हम लोग ना दौड़ करके जो एक तरीके से पैता बोलते हैं कहीं कहीं, हाई जंप जो होती है, और लॉन्ग जंप, ये सारी की सारी आपकी होंगी। ठीक है। इसके अलावा जैसे ही आप इसे पास करेंगे तो स्टेज 4 आएगा। इसमें आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। आपके जो कागज हैं ये देखे जाएंगे। आपकी 10th की मार्कशीट है, चरित्र प्रमाण पत्र, या जो भी आपके डेटा होता है, जो आपके कागज होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। इतना करने के बाद आपके पास आता है ज्वाइन लेटर। प्यारे साथियों, तो इस स्टेज पर गुजरने से पहले जो हमारी सबसे पहली स्टेज है वो क्रॉस करनी है, जो सबसे कठिन भी है, जिसको पास करने के बाद दोस्तों आपको आगे कोई डरने की जरूरत भी नहीं होगी।
तो फर्स्ट स्टेज हमारी है दोस्तों टेस्ट, सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें क्या हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बड़ी ईमानदारी से, बड़े निष्पक्ष तरीके से धीरे धीरे आपको समझना है। जल्दबाजी करना मत, समय बहुत है, बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी, बहुत अच्छे से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस पढ़ाई करनी है मेरे तरीके से, जैसे मैं बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट की अगर बात करें तो टोटली हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं। पहला सब्जेक्ट है अरिथमेटिक मैथ दोस्तों, दूसरा सब्जेक्ट है जीके जीएस, सॉरी यहाँ पे रीजनिंग है, दूसरा सब्जेक्ट है रीजनिंग और तीसरा जीके जीएस है, जिसे हम लोग जनरल अवेयरनेस कहते हैं। अब देखो, जैसे ये 3 सब्जेक्ट हो जाते हैं, रीजनिंग, मैथ और जीएस, ये कॉमन आप लोगों के सब्जेक्ट हैं जो कि हर एक एग्जाम में आते हैं। चाहे कोई भी एग्जाम हो भारत में, वनडे कॉम्पिटेटिव का, चाहे एसएससी का कोई एग्जाम हो, रेलवे का कोई एग्जाम हो, पुलिस का कोई भी एग्जाम हो, ये तीनों सब्जेक्ट आप लोगों के कॉमन सब्जेक्ट हैं, जिसकी वजह से प्यारे साथियों इसका हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये ना कट ऑफ बहुत ऊपर जाती है, यहां से कंपटीशन बढ़ जाता है। अब कंपटीशन कितना बढ़ जाता है, तो पिछली बार 2018 में टेस्ट हुआ था, जो वैकेंसी आई थी, उसमें जो आपकी वैकेंसी थी 120 में से 120 पर भी कट ऑफ गई थी। यानी 120 क्वेश्चन टोटल हैं, इनमें से 120 पे कट ऑफ गई थी कुछ रीजन में। लेकिन इस रीजन के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स को अलग अलग तरीके से नॉर्मलाइजेशन भी दिया गया था। 20 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर, 35 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन मिला था। तो अगर 85, 90 नंबर भी आप लोगों के, 90, 85 नंबर भी होते हैं, तो भी सिलेक्शन होने के चांसेस हैं नॉर्मलाइजेशन में। अब नॉर्मलाइजेशन का क्या खेल है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग समझिए कि आपको जो तैयारी करनी है वो कैसे करनी है। आपको कट ऑफ के चक्कर में नहीं भागना है कि कट ऑफ पहले कितनी रही थी, अब कितनी रहेगी, पहले फॉर्म कितने भरे गए थे, अब कितने फॉर्म भरे जाएंगे। पहली बार भी लगभग आप लोगों के 60 लाख फॉर्म भरे गए थे, 59 लैक्स, लगभग 60 लैक्स। ठीक है, इस बार भी आप लोगों के जो फॉर्म है वो भी 60 से तो ऊपर ही जाने हैं, 60 लाख से ऊपर। तो ये जैसे ही फाइनल होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा कितना, जैसे डेटा मेरे पास आएगा कहीं से। ठीक है, तो समझो जरा, जो आपका बेसिक अरिथमेटिक होगा उसमें 35 क्वेश्चन होंगे। यहां मैं थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं, मैथ के अंदर 35 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 35 ही मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद प्यारे साथियों, यानी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के होंगे। आपके पास आता है क्या, रीजनिंग। रीजनिंग में भी दोस्तों आपके 35 क्वेश्चन होंगे, ये भी 35 नंबर के होंगे। लास्ट में आप लोगों का आता है दोस्तों जीके जीएस, कह सकते हैं हम लोग जनरल अवेयरनेस, जिसमें टोटल क्वेश्चन 50 होंगे, 50 नंबर के ही ये क्वेश्चन होंगे। अब हमको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसमें उस विषय को भी हम लोग चर्चित करेंगे। लेकिन पहले आप लोग समझो कि हम इसके सिलेबस को डिटेल्ड देखते हैं। ये तो क्लियर है कि सर आपने बता दिया मैथ आना है और रीजनिंग आनी है और जीएस आनी है, लेकिन इसमें भी आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे आपको सबसे पहले मैं आपको बताता हूं मैथ के टॉपिक्स, किसके, मैथ्स के टॉपिक बता रहा हूं, आप लोग नोट कर लेना जो चीज आपको पढ़नी है ना। इनसे बाहर आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम क्लियर करना है। नंबर सिस्टम क्लियर करने से आपका मैथ का जो बेस है वो मजबूत हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर, क्यूब, ये सारी चीजें सीखोगे। कैलकुलेशन बेसिकली आप लोग नंबर सिस्टम से ही सीखोगे। तो मैं तो ये कहता हूं कि अगर पढ़ाई भी स्टार्ट करनी है और मैथ पढ़ना है तो नंबर सिस्टम से ही स्टार्ट करना चाहिए बच्चे को, जो कि बेसिक चीजों को भी वो समझना स्टार्ट कर सके। उसके बाद दोस्तों डाटा इंटरप्रिटेशन एक टॉपिक है जिसे डीआई हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यहां भी देखो ये सारी की सारी डिटेल में दे रखे हैं, जैसे फ्रैक्शन है, डेसिमल्स है, सिंप्लीफिकेशन है, वो सब नंबर सिस्टम के अंदर ही आती है। जैसे मैं ये नंबर सिस्टम नाम ले रहा हूं तो पूरा ही पढ़ना है आपको। ठीक है, उसके बाद डीआई है, डीआई के अंदर भी आप देखें टेबल्स, बार ग्राफिक्स, लाइन ग्राफ्स, पाई चार्ट। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, रेशियो एंड प्रपोर्शन, यानी कि हम लोग अनुपात समानुपात पढ़ते हैं, यही है। तो सिंपल रेशियो है ना, कंपाउंड रेशियो, प्रपोजन, ये सारी की सारी चीजें पढ़नी है आपको। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में प्यारे साथियों बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एरिया एंड पैरामीटर्स होते हैं, प्लेन फिगर्स होती हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, 3D फिगर, क्यूब, सिलेंडर, कॉन, स्पेयर, ये सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। ओके, उसके बाद स्पीड और टाइम एंड डिस्टेंस, ये पढ़ना है। टाइम एंड वर्क पढ़ना है, एलजेब्रा पढ़ना है, सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही बोलते हैं ना इसे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सीआई। ठीक, उसके बाद एवरेज, एवरेज यानी औसत, परसेंटेज यानी प्रतिशत,
उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस और फंडामेंटल फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस, यानी ये समझिए टोटली ये आपके टॉपिक हैं। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा और कंपटीशन गुरु ऐप पे भी डाल दूंगा, वहां से भी देख सकते हैं। ये आपको डिटेल में पढ़ने हैं सारे के सारे टॉपिक्स। अब इन टॉपिक्स को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, वीडियोस के माध्यम से या किताब के माध्यम से, ये लास्ट में चल के मैं आपको बताऊंगा। दूसरा आपका सिलेबस आता है दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल जनरल अवेयरनेस, ठीक है, यानी जीएस का। ये दोनों में मोस्टली एक जैसा ही है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है सिलेबस में, तो आप लोग इस तरीके से समझते चलो। अब देखो सबसे पहला पॉइंट आपका करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर में क्या पढ़ना है वो भी जरूरी है। करंट अफेयर तो हजारों क्वेश्चन बनते हैं डेली, हमें पढ़ना है नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, ठीक है। जो नेशनल इवेंट है या इंटरनेशनल इवेंट्स है वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स न्यूज आपको देखनी है, अवार्ड्स और ऑनर्स आपको देखने हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स यानी कौन कहां किस पद पे बैठा हुआ ये देखना है आपको। उसके बाद प्यारे साथियों इंपॉर्टेंट डेट्स, डे, ये सारे के सारे आपको देखने हैं, जैसे महत्वपूर्ण तिथियां, महत्वपूर्ण दिन कौन से हैं, ये सब देखने हैं। करंट अफेयर में इतना पढ़ना है, ज्यादा आपको ना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा पॉइंट है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में जो कि बेसिक आप लोगों का होता है, जैसे जियोग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, है ना। और इसके अंदर जो है आप स्टैटिक जीके में भी क्या पढ़ने वाले हो, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, है ना, और मॉन्यूमेंट्स जो आप लोगों के पुराने प्रचलित चीजें हैं, कुतुब मीनार, है ना, और या फिर और बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद दोस्तों नेशनल पार्क आपको पढ़ने हैं, जो नेशनल पार्क्स होते हैं, उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। फिर आपको इंडियन रेलवे के बारे में भी पढ़ना है। इंडियन रेलवे में क्या पढ़ोगे आप लोग, मैं बताता हूं आपको। एक तो करंट में क्या चीजें चल रही हैं रेलवे में वो पढ़ना है। रेलवे का जो आर्थिक मैटर है, डेवलपमेंट है, वो क्या है, क्या प्रोसेस है, वो न्यूज देखनी है, मतलब उनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद बारे में रेलवे की हिस्ट्री को भी थोड़ा पढ़ लेना है, ठीक है। जियोग्राफी को भी पढ़ना है रेलवे की को, कहाँ से कितनी लाइन है, कौन से नॉर्दर्न प्लेस, नॉर्दर्न लाइन कहाँ से कहाँ है ना, एंड कहाँ है, कितनी लाइन है, डिस्टेंस कितना है, ये पूरा पढ़ना है उसके बारे में। उसके बाद बारे में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये पढ़ना है आपको, ठीक है। अब बाकी जो चीजें हैं जैसे एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट भी साइंस के अंतर्गत आता है, वो भी पढ़ना है आपको। एस्ट्रोनॉमी वगैरह के बारे में आपके जो वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, वो भी थोड़ी सी पढ़ लेनी है। उसके बाद देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में देखो, हालांकि यहां पर देखो ना इंडियन पॉलिटी कहा हुआ है उसने, तो इंडियन पॉलिटी के अंदर भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रेम्बल पढ़ना है आपको, फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं और ड्यूटीज, और डिटेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट इश्यूज, ये आपको पढ़ने, ये अलग से स्पेशल है, ठीक है। अब कुछ किताबों के और उनके लेखकों के बारे में, फेमस जो बुक हैं और ऑथर्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। आर्ट्स एंड कल्चर के बारे में पढ़ना है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर। उसके बाद जैसे डांस कहाँ का कौन सा है, कौन सा म्यूजिक है कहाँ का, ठीक है, फेस्टिवल्स कौन से राज्य का कौन सा इंपोर्टेंट फेस्टिवल है, ये पढ़ना है। स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ना है, नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट्स, फेमस पर्सनालिटीज के बारे में, है ना, जैसे कि जो बहुत फेमस सचिन तेंदुलकर हैं उनके बारे में, कितने उन्होंने रन बनाए, कितने विकेट लिए, धोनी हैं उनके बारे में, ऐसे जो इंपॉर्टेंट जो बहुत फेमस है उनके बारे में समझना है ना। मिसलिनियस क्वेश्चंस के बारे में और बहुत सारी चीजें हैं, है ना, ये आपको मैं दे दूंगा। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर्स कौन सा कहाँ है, इंपोर्टेंट डेट्स, है ना, जैसे बहुत सारे जब WHO का हेडक्वार्टर पूछा जाता है भाई कहाँ है, इनके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। ये जीके के बारे में है। अब देखो जीके को लेकर के कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम ये है कि कितना भी पढ़ लो जीके की कोई थाय नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ थाय है हर चीज की। ऐसी बात नहीं है कि भैया कुछ ऐसा पढ़ा दिया जाएगा जो हमने कभी जीवन में देखा ही नहीं। आप लोग एक ऑल इन वन की किताब ले सकते हैं, कोई भी ऑल इन वन। अब ऑल इन वन का मतलब समझना, जिसके अंदर ये सारे के सारी चीजें इंक्लूड रहती हैं। चाहे आप लोग लूसेंट की किताब खरीदें, देखो बहुत टीचर जिनकी खुद की जीएस की बुक है वो कभी रिकमेंड नहीं करेंगे आप लूसेंट पढ़िए, लेकिन मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि आप लूसेंट पढ़िए, ठीक है, मेरा किसी से कोई टाइप नहीं है, आप लूसेंट किताब पढ़िए। आपके पास किरण पब्लिकेशन की अगर ऑल इन वन की किताब हो वो पढ़िए, या आपके पास अदर किसी राइटर की ऑल इन वन की किताब हो जिसमें विविध वगैरह ये सारी चीजें अवेलेबल हो, आप लोग पढ़िए। 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 10 बार पढ़ लीजिए, आपके जो स्कोर है उसमें 4 चांद लग जाएंगे। पढ़ के देखिए एक बार।
ये लूसेंट की किताब हो या करंट पब्लिकेशन की किताब हो या अदर किसी की किताब हो, आप लोग कम से कम उसे 5 से 6-7 बार पढ़ो कंप्लीट। आप दिन में 1.5 से 2 घंटे का समय निकालो उस किताब को पढ़ने के लिए किसी भी समय, और पढ़ाई शुरुआत करो। अब उसके बाद देखो, हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो मैं पढ़ा भी रहा हूं खुद और रेगुलर क्लासेस ले रहा हूं, क्लास के बारे में बताऊंगा आपको कैसे क्लासेस मिलेंगी, वो है आपका रीजनिंग। अब रीजनिंग का जो है उसका डर बिल्कुल निकाल दीजिए, आपके 35 में से 35 क्वेश्चन आएंगे, बस मुझे फॉलो करते रहिए। देखो यहाँ एनालॉगी, एनालॉगी मतलब सादृश्यता, इसके बारे में भी आपके सारी की सारी चीजें, वर्बल हो नॉन वर्बल हो, वर्ड वाली हो या फिर आप लोगों की है ना लेटर वाली, वो सारी की सारी हम करवाएंगे। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, सीरीज यानी श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग है ना, उसके बाद पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, रैंकिंग, वेन डायग्राम, स्लॉज्म, मैथमेटिकल ऑपरेशन, नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, डाटा एफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन यानी कथन निष्कर्ष। उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल जो रीजनिंग है ना उसके अंदर प्यारे साथियों कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट यानी कथन तर्क, कथन पूर्व धारणा, कथन कार्यवाही, ये सारे के सारे सब्जेक्ट आते हैं। फिर नॉन वर्बल आ गया, जिसमें आपका मिरर एंड वाटर इमेज, एम्बेडेड फिगर, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, ये कुछ टॉपिक्स हैं दोस्तों। इन टॉपिक से बाहर भी कुछ चीजें आपको पढ़नी है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे पढ़नी है, ये क्लासेस कैसे लेनी है, वो सारी की सारी चीजें बताऊंगा। अब हम लोग यहां आते हैं कि स्टडी प्लान कैसे हो, स्टडी प्लान हमारा कैसा होना चाहिए, ये मुद्दा हमारा सबसे महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो टोटली सब्जेक्ट हैं उनकी संख्या है 3, केवल 3 सब्जेक्ट हैं। हमें सबसे पहले देखो यहां पर यह डिसाइड करना है कि हम वीडियोस के माध्यम से पढ़ें या बुक के माध्यम से पढ़ें। कुछ स्टूडेंट को वीडियो से ही पढ़ा हुआ समझ में आता है, कुछ का बुक से ही पढ़ा हुआ समझ में आता है। ठीक है, जैसे मैं हूं, मुझे किसी की वीडियोस देख करके पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं हमेशा किताबों से पढ़ना प्रेफर करता हूँ, किताबों से पढ़ करके मैं जल्दी समझ लेता हूँ। या आप लोग ये कह सकते हैं कि मुझे पढ़ते हुए लंबा समय हो गया इसलिए भी, तो मैं किताबों से पढ़ता हूँ। अब आपके वो डिसाइड करना है कि आपको पढ़ना कैसे। सबसे पहले दोस्तों यहां पर देखो 3 सब्जेक्ट है, अरिथमेटिक, रीजनिंग और जीके। आपको कम से कम मैं बता रहा हूं कि डेली 8 घंटे पढ़ना होगा, तभी आप लोग सिलेक्शन की ओर होंगे, अन्यथा सिलेक्शन नहीं होगा। अब 8 घंटे पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि किताब खोल के तो बैठ गए लेकिन पढ़वा थोड़े लोगे। टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम खराब नहीं करना है, पढ़ना ही है। केवल आप लोगों को एक समय निकालना है कि भाई हम अरिथमेटिक के लिए कितना समय देंगे, लगभग 2 घंटे का। सर रीजनिंग को कितना समय देंगे हम लोग, लगभग ज्यादा नहीं, 1.5 घंटे का, 1.5 आवर्स, 1.5 घंटे मान लीजिए। और यहां पर जनरल अवेयरनेस को कितना समय हम लोग देंगे, लगभग आप लोग 2 घंटे का समय देंगे। बाकी देखो 2, 4 और 5, 5.5, लगभग 6 घंटे हमारे हो गए पढ़ाई, है ना। 6 घंटे हमारी पढ़ाई बहुत होती है। अगर रेगुलर 6 घंटे पढ़ा जाएगा डेली वेज में, तो हम लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर आपने तो 8 घंटे का प्लान बनाया, तो अब किसी का अगर मैथ कमजोर है तो वो 2 की जगह 3 घंटे पढ़ सकता है। रीजनिंग बहुत ज्यादा कमजोर है तो वो 1.5 की जगह 2 घंटे पढ़ सकता है। जीके के लिए अगर समय हो तो आप 1 क्लास 2 क्लास किसी की अटेंड कर सकते हो, तो 2 की जगह 4 घंटे कर सकते हो। ठीक है, 4 और 3 7 और 2 9 घंटे का समय हो गया। ठीक है, ये 8 9 6 घंटे ये आपके लिए इनफ है। बस इस वे में आप लोग पढ़ते चले जाओगे तो चीजें बहुत अच्छे से हो जाएंगी। अब उसके बाद बात आती है कि सर पढ़ाई को हम कैसे करें, मिक्स क्वेश्चन लगाएं, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएं, क्या करें। देखो हमारे पास टोटल 7 दिन होते हैं, 7 डेज एक वीक के अंदर। इनको डिवाइड करो 3 पार्ट में। शुरू के 5 दिन आपको पढ़ना है, ठीक है, शुरू के 5 दिन आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, आप तीनों सब्जेक्ट एक साथ उठाइए। तीनों में क्या करिए, एक साथ 3 उठाइए। जैसे आप रीजनिंग को उठाइए और मैथ को उठाइए, और जीके में 2 सब्जेक्ट उठा लीजिए या 1 सब्जेक्ट उठा लीजिए। ऐसा है कि जीके में ना अगर 1 सब्जेक्ट उठाओगे तो थोड़ा बोर हो जाओगे। ऐसा करो, एक पॉलिटी उठा लीजिए और एक आप जियोग्राफी उठा लीजिए, क्योंकि हिस्ट्री पॉलिटी तो एक जैसा लगता है तो उसमें इंटरेस्ट कम आएगा फिर दोनों में एक साथ। इनको उठा लीजिए ना, इस तरीके से पढ़ने का प्लानिंग करिए। ये 5 दिन आपको पढ़ना है, चाहे आप किताब से पढ़ो, क्लासेस से पढ़ो। क्लास से पढ़ोगे तो नोट्स बनाओ अपने, किताबों से पढ़ रहे हो तो आप हाइलाइटर ले लो, उससे आप निशान करते हुए चले जाओ। अब जो भी आप लोग 5 दिन पढ़ रहे हैं, जो भी 5 दिन पढ़ रहे हैं,
सैटरडे के दिन यानी शनिवार के दिन या वीक में एक दिन आप लोग इनको रिवाइज करिए, ठीक है, इनका रिवीजन करिए, इनका रिवीजन करिए। अब रिवीजन कैसे करना है वो देखो जरा, इनका रिवीजन कैसे करोगे, इनका रिवीजन जो आपने पढ़ा है उसी का रिवीजन करो, ठीक है। आप यार बहुत सारी बुकें आती हैं जैसे कि घटना चक्र हो गया एसएससी का, लेकिन एसएससी के घटना चक्र की जगह आप रेलवे का जो है वो ऐसी किताब लो जो डिटेल के साथ में हो, यानी क्वेश्चन उसके नीचे उसकी डिटेल, क्वेश्चन उसकी डिटेल, आप ऐसा ले सकते हो। अगर नहीं है आपके पास तो आप चिंता मत करो, ऑनलाइन में डलवा दूंगा एप्लीकेशन पे। बहुत सारी किताबें जो इंटरनेट पे बिल्कुल फ्री डली हुई हैं, आप बस सर्च करिए और डाउनलोड कर लीजिए। पढ़ना है ना, कहीं से भी पढ़ना है, बहुत सारा पैसा है तो आप लोग किताब खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी तरह हो, लिमिटेड पैसा है, ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते, आप लोग इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हो। कुल मिला के हमारा जो उद्देश्य है वो ये है पढ़ना, ठीक है। तो यह हमने एक दिन रिवीजन करना है और आखिरी दिन संडे या कोई भी दिन हो सकता है, वो संडे फिक्स नहीं, लेकिन संडे थोड़ा ऐसा लगता है कि सीक्वेंस है तो आप लोग कर सकते हैं। तो यहां संडे के दिन आप लोगों को क्या करना है, अब संडे के दिन आपको लगाना है मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट आप ऑनलाइन लगा लीजिए, ऑफलाइन लगा लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आप मॉक टेस्ट लगाइए। और ऐसा नहीं कि आप लोग वीडियोस देख करके मॉक टेस्ट लगाओ, अरे यूट्यूब पे मॉक टेस्ट चल रहा है उसको ले लो, उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको, कोई फायदा नहीं। आप उसको एक्स्ट्रा टाइम में लगा सकते हो, इससे समय बच रहा है तो चलो मॉक टेस्ट लगा लो। अन्यथा आपको संडे के दिन एक मॉक टेस्ट या तो एप्लीकेशन पे जाके लगाना है जैसे कंप्यूटराइज होता है, या फिर आपको ऑफलाइन लगाना है, लेकिन मॉक टेस्ट आपको लगाना है अपने थ्रू, वीडियोस देख के नहीं। ये आपको पढ़ाई डेली की डेली करनी है और बाकी जो भी चीजें होंगी वो मैं आपको बताता रहूंगा। अब प्यारे साथियों मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, अगर आप रीजनिंग में बहुत ज्यादा कमजोर हैं और रीजनिंग में 35 में से 35 स्कोर करना चाहते हैं तो 11 तारीख यानी कल से 11 मई से आपका एक बैच रीजनिंग का स्पेशल लॉन्च हो रहा है। आप स्पेशली रेलवे के लिए नहीं है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए ये बैच है। कंप्लीटली हम वो चीजें पढ़ाएंगे जो आपके यहाँ पे थी, इसके अलावा भी जो चीजें हैं वो बहुत सारा मतलब हम लोग मैटर पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग अपने अगर मान लीजिए रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो मैं पहले उस सिलेबस को करवाऊंगा जो रेलवे का सिलेबस है, उसके बाद मैं अपना कंप्लीट रीजनिंग करवाऊंगा। लगभग मैं इसमें 50 टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा विद क्लास नोट्स, विद आप लोगों के डिजिटल नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये सारी चीजें करवा के। इस बैच की फीस मात्र 599 रुपए है। सैकड़ों स्टूडेंट हर महीने खरीदते हैं इस बैच को और बहुत ज्यादा खुश होकर के हमारे पास से जाते हैं और एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर भी वो लेकर के आते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर मैं बात करूं YouTube की, तो YouTube पर डेली दोस्तों रात को 8 बजे हम लोग लाइव क्लास लेते हैं, ठीक है, जो कि आरपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रीजनिंग के हम लोग ले रहे हैं, आरपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहे हैं। इससे आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आपके आते हैं भाई साहब। तो हर रात 8 बजे कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पे आप सभी को आना है, डेली क्लास को जो है करना है। ये पूरा मैटर था दोस्तों। इसके अलावा मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा कि कोई भी स्टूडेंट अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो सबसे पहले उसको अपने अंदर का ही मोटिवेशन जगाना चाहिए। मैं आपको दुनिया भर की नई नई कहानियां, नई नई बातें बता करके आपको मोटिवेट करूं, आप बहुत लंबे समय तक मोटिवेट नहीं रह पाओगे। मोटिवेशन जिस दिन आपके अंदर से आएगा, अपने माँ बाप के चेहरे को देख करके आएगा, अपनी उस मासूमियत को, अपनी उस कमजोरी को, अपनी उस मिडिल क्लास स्टेज को देख करके आएगा, वो मोटिवेशन किसी और को देख करके, किसी और को सुनने से नहीं आ सकता। तो या तो आप लोग कलम पकड़ लो या फिर अपना दूसरा कोई काम पकड़ लो, इन दोनों में से एक चीज जिसे पकड़ोगे तन मन धन उसमें लगा दीजिए दोस्तों, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। देखो हमारे अंदर आलस सबके अंदर होता है, आप लोग कहो मुझे नींद आती है पढ़ते हुए, सबको नींद आती है, सबको बचना काम से अच्छा लगता है, लेकिन जो व्यक्ति उस बचने को छोड़ करके काम में लग जाता है वही आदमी सक्सेस हो जाता है। दोस्तों गीता में भी बताया गया है क्रोध, आलस्य और काम से बचना ये नाश की निशानी है। तो इन चीजों से बचो। हमको आलस बहुत आता है, नींद बहुत आती है, सबके साथ होता है, काम से बचने की कोशिश बहुत करते हैं, है ना, शॉर्टकट्स देखते हैं। इन चीजों से जितना हो सके बचो और अच्छे से मेहनत करो। 7-8 घंटे बहुत ज्यादा नहीं है,
अगर 6-7 महीने आप इतनी देर पढ़ लेते हैं, 5-6 महीने पढ़ लेते हैं, तो एक सरकारी नौकरी होगी, बहुत अच्छा आपका आर्थिक व्यवस्थाएं होंगी, आपका जीवन शैली भी सुधर जाएगी और घर वाले भी खुश हो जाएंगे और आस पड़ोस के सारे लोग खुश होंगे। नमस्ते दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।